अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है ये एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका जो पार्ट नंबर 3 है शायद ये 5 नंबर के लिए आ जाए पेपर में, इसके भी चांसेस कम है, 2-3 नंबर के लिए जरूर आ सकता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। मगर मगर मजे का जरूर है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। कहता है कि भाई अगर Z1 और Z2 तुम्हारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर तुम्हारे पास Z Z1 और Z2। अच्छा, एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वैसे एग्जामिनर बहुत चालाक है। कहता है अगर Z Z1 Z2 तुम्हारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब प्रूफ करो, यानी कि तब प्रूफ करना है। तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, आपके पास किताब ओपन होगी तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो क्या कह रहे हैं, अगर Z Z1 Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन तीन चीजों को प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, मगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है किसी के सब पार्ट के तौर पे। अच्छा देखो मेरा बेटा, क्या क्वेश्चन में कहीं पे आपको Z Z1 Z2 की वैल्यू गिवन है? क्वेश्चन देखो, मुझे मत देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन देखो, बुक देखो, क्या बुक में कहीं Z Z1 Z2 की वैल्यू गिवन है? फिर जवाब दो मुझे, सोच के बताओ। नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई जहां पे बच्चे को अक्सर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर वैल्यू नहीं देता, और हमारा मासूम सा बच्चा होता है सिंध बोर्ड का, वो बोलता है सर वैल्यू ही नहीं गिवन है तो सर पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। अबे ये ढक्कन, अल्लाह के बंदे, अल्लाह मियां ने इतना बड़ा तुम्हें दिमाग दिया है, उसको सोचो। अगर तुम्हें वैल्यू नहीं गिवन है तो तुम अपनी मर्जी की वैल्यू सोच लो भाई। लेट सपोज मुझे ये पार्ट 1 सॉल्व करना है, मुझसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट 1 में मुझसे कहा जा रहा है इस बात को प्रूव करो। पार्ट 1 में मुझसे कहा जा रहा है कि जब z को मैं z बार के साथ मिलाऊं, जब मैं z को z बार के साथ मिलाऊं, एंड बाय द वे व्हाट इज z बार? z बार इज कॉन्जुगेट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। z बार किसको कहते हैं? कॉन्जुगेट को कहते हैं, और ये बात मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा चुका हूं। तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं z को z कॉन्जुगेट के साथ ऐड करवाऊं तो आंसर रियल मिलेगा। अब इसको वेरीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो भाई मैं खुद से पहले z सपोज करूंगा। मैं खुद से लेट सपोज सपोज कर लेता हूं z को। लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। भाई मैंने एक सिंपल इमेजनरी टर्म ले ली, मैंने एक सिंपल अपने पास नॉर्मल टर्म, नॉर्मल जर्नल फॉर्मूला ले लिया z का। अच्छा, मेरे z बनाने का तरीका ये सबको मालूम होना चाहिए कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो भाई z बार क्या होगा, z कॉन्जुकेट क्या होगा? पढ़ा चुका हूं आपको बेटा, z कॉन्जुकेट, कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही एज्यूम करा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आसमान से नहीं आया, अल्लाह मियां ने नाजिल नहीं करा बेटा, मैंने खुद एज्यूम करा। और फिर मैंने इसका कॉन्जुकेट भी एज्यूम कर लिया, सही है। अब मैं इस फंक्शन में डाल के चेक करता हूं क्या मुझे वाकई में कुछ आंसर मिलता है, क्या मिलता है, आइए चेक करते हैं। तो z प्लस जेड कॉन्जुकेट करना है। देखो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है x प्लस 5 आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस का y आयोटा, है ना भाई? तो देखो, प्लस के y आयोटा से नेगेटिव का y आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आंसर क्या मिलेगा, 2x। आंसर क्या मिलेगा, 2x। और 2x एक ऐसी टर्म है जिसके साथ आयोटा नहीं है। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। अगर आप अब आप अगर आंसर को देखो तो आंसर में आपको जो टर्म मिली है, इस एक ऐसी टर्म मिली है जिसमें आयोटा नहीं है। जिसमें आयोटा नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा, रियल पार्ट कहते हैं। तो भाई ये बहुत एक फेमस प्रॉपर्टी है बेटा, जब हम नस्ट के या आईबीए के एनईटी के बैचेस पढ़ाते हैं, हमें प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं बच्चों को कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन उसी के कॉन्जुगेट के साथ हमेशा आपको ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट देती है। ये आपके लेवल पे भी एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि पंजाब बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यूज मौजूद है, और आपकी किताब में अब देखो ये क्वेश्चन भी मौजूद है कि एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज गिव यू द आंसर ऑफ रियल पार्ट। कि जब कभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से ऐड करवाओगे,
हमेशा रियल पार्ट आपको आंसर में मिलता है, उसको आज हमने वेरीफाई भी करके देख लिया। अब देखो ये पार्ट नंबर 2 के अंदर भी अगेन आपसे कह रहे हैं अब की बारी में अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुकेट से माइनस करवा दूं तो आंसर इमेजनरी मिलना चाहिए। भाई हमें क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, आइए चेक कर लेते हैं। अगेन मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में नहीं गिवन है भाई, मैंने खुद एज्यूम करना है, खुद एज्यूम करना है, टीचर नहीं देगा, सही है, खुद एज्यूम करना है। क्लियर है मेरा बेटा? तो z की वैल्यू सपोज कर लेते हैं x प्लस बाय आयोटा के। तो जाहिर सी बात है भाई इस z का कॉन्जुकेट क्या होगा? कॉन्जुकेट के मायने ही क्या होते हैं कि इमेजनरी वैल्यू का साइन कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देना। अब देखो अब की बारी में प्रूफ ये वाली टर्म करनी है, प्रूफ क्या करना है, ये वाली टर्म करनी है। तो आइए करके चेक करते हैं भैया इसमें मसले की बात क्या है, बच्चे बच्चे करते हैं। तो x प्लस बाय आयोटा एज इट इज का एज इट इज। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस एज इट इज लिखूंगा। तो z कॉन्जुकेट की वैल्यू ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखने की रीजन ये है कि भाई ये माइनस साइन ताकि वैल्यू से कन्वर्ट करेगा। सिंपल सी बात है, बेसिक मैथ्स क्लास 5 से पढ़ाती है, क्लास 5 की ट्यूशन वाली बाजी। तो बेटा जब कभी ब्रैकेट ओपन करते हो तो तमाम साइंस कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बच्चे को मालूम ही नहीं होती बात, पता नहीं कहां से पढ़ के बैठा होता है। तो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का वाई आयोटा हो जाएगा। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। प्लस का वाई आयोटा, प्लस का वाई आयोटा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2y आयोटा के। तो अगर आप गौर से देखो ये आपको क्या मिल गया, इमेजनरी वैल्यू मिल गई, इमेजनरी पार्ट मिल रहा है क्योंकि आयोटा है। इमेजनरी पार्ट मिल गया आपको, क्या मिल गया मेरा बेटा? इमेजनरी पार्ट मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि whenever we subtract a complex number with its conjugate, whenever we subtract a complex number with its conjugate, we always get an imaginary part, we always get an imaginary part। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने इसलिए यहाँ पे जुमला लिखा था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि हम ये पंजाब बोर्ड साइड के ऊपर, फेडरल साइड के ऊपर अरसे से पढ़ा रहे हैं। और जब नस की तैयारी करवा रहे होते हैं बच्चों को या आईबी की या एनईटी की, अगर आपको नहीं मालूम मेरा बेटा भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो भाई इन तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो तमाम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही अपने चैनल पे डाला हुआ है, और साथ साथ उसकी क्लासेस भी कंडक्ट हम कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर। तो सारी बेसिक बातें वो इंटर वाली पूछी जाती हैं। इसलिए मुझे ज्यादा खुशी है आपकी किताब चेंज होने की। यकीन मानो एक कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चे को किसी कोचिंग वाले के पास जाने की, धंधे के जाने की जरूरत नहीं पड़नी फिर। अब देखो पार्ट 3 पे मूव कर रहे हैं। पार्ट 3 मुझे ऐसा लगता है 5 नंबर के लिए या 2.5 नंबर के लिए पेपर में पूछा जा सकता है अगर मल्टीपल पार्ट्स आ रहे हो। इसके अंदर थोड़ा सा मजे का काम है कि इसके अंदर बेसिकली आपको Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके उनका मॉडुलस लेना है, या फिर Z1 Z2 का इंडिविजुअल मॉडुलस बराबर आएगा। ये एक बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है, इसको वेरीफाई करना है बेसिकली। देखो अब मुझे यहाँ पे Z1 Z2 गिवन है। अब क्वेश्चन में तो मुझे Z1 Z2 के बारे में बताया हुआ ही नहीं है, तो अगेन क्या करोगे, हमेशा एक अच्छा बच्चा क्या करता है, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार दो, सही है। उसके बाद आप खुद सपोज करो Z1 Z2 कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी चॉइस है। आप बेशक 145 ले लो, आपकी चॉइस है। मगर खुदारा अपने आप को जो है ना जिंदगी में आसानियां पैदा किया करो। उड़ता हुआ तीर बहुत दफा बच्चे जो है ना कोशिश करते हैं, गलत करते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी में मुश्किलें खुद पैदा कर देते हैं। तो भाई आसान सपोज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर लेता हूँ Z1 को 2 + 3 आयोटा, और मैं Z2 को सपोज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा। मैंने जानबूझ के आसान वैल्यूज ली है भाई, मैं मुश्किल वैल्यूज पे भी सपोज कर सकता हूँ। मुश्किल वैल्यू पे सॉल्व करने के लिए अजाब मेरा बनेगा, आसानी करोगे आसानी आपके लिए होगी। क्लियर है मेरा बेटा? हमें तो वेरीफाई करना है क्योंकि अब देखो मैंने Z1 भी सपोज कर लिया, कुछ Z2 भी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ये आ रही है Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस। तो पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका मॉडुलस लेना है। तो आइए पहले Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कर देंगे। चूंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए 5 नंबर या 2.5 नंबर के लिए आ सकता है। तो देखो Z1 की वैल्यू क्या सपोज करिए, ये सपोज करिए 2 + 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 + 4 आयोटा के साथ। तो आइए कर लेते हैं बेटा, क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, 2 3 2 6, 2 + 4 आयोटा, 4 2 8 आयोटा, 3 आयोटा × 3 प्लस का 9 आयोटा, और 3 आयोटा × 4 ये हो जाएगा 3 4 12 आयोटा स्क्वायर। तो मेरा बेटा 6 का 6 तो एज रहेगा। 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, 8 + 9 किसके बराबर होता है, 17 के बराबर होता है, जाहिर सी बात है, प्लस का 17 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज बेसिकली -1, सो इट विल बी -12। सही है ना मेरा बेटा? तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से अगर 12 गए तो -6 प्लस का 17 आयोटा। तो आपके पास फाइनली Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू आई है। ये वैल्यू अभी जो आपके पास आई है किसकी आई है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 की। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी वैल्यू किसकी आई है,
ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी वैल्यू किसकी है। अभी Z1 इंटू Z2 क्या आई है। अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है, अभी आपने इनका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो अभी इनका मॉडुलस निकाल लेंगे। Z1 Z2 की जो वैल्यू आई है इसका मॉडुलस, यानी कि जो भी Z1 Z2 की वैल्यू आई है इसका मॉडुलस, और मॉडुलस निकालना सबको मैंने सिखाया हुआ है कि जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लोगे और जो भी इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लोगे। तो मेरा प्यारा बेटा 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, और सिंपल तरीके से 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई गेस 289। चेक कर लो भाई, 36 प्लस 289 ब्रैकेट में डाल दो, उसके अंदर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 36 प्लस का 289, ये आ जाएगा 5√13 या फिर 18.0 समथिंग आंसर आ रहा होगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 5√13। आपके पास ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, Z1 मल्टीप्लाई किया Z2 से, फिर फाइनली इसका जब मॉडुलस लिया। अब बात को समझिएगा, बात को अब देखिएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया। इतना बड़ा काम करने के बाद ये आंसर आया कि हमने पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, देन मॉडुलस लिया, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी ले लिया। अब इस राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड से का वैल्यू सेम आती है नहीं आती। आइए चेक कर लेते हैं। तो अब की बारी में हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। अब की बारी में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। तो मेरा बेटा राइट हैंड साइड बहुत ही सिंपल है। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि सिंपली कुछ भी नहीं करो, Z1 का जो मॉडुलस लो और उसको मल्टीप्लाई करवा दो Z2 के मॉडुलस से। तो मेरा बेटा Z1 हमने हमारे पास गिवन था पेपर क्वेश्चन में, हमने खुद सपोज किया है। अच्छा बाय द वे एक चीज हमारे पास भाई बच्चे बहुत लेजेंड होते हैं। हमारे पास जो है ना, मैं अक्सर अपने शागिर्दों को एक कैटेगरी को बड़ा लेजेंड कहता हूँ कि लेजेंड वाले जो बच्चे होते हैं ना ये ऊपर से आते हैं आसमान से, इनके पास जो ट्रिक्स आती है ना आसमान से आती हैं। तो भाई एक लेजेंड कैटेगरी होगी, वो क्या करेगी, यहाँ पे Z1 Z2, सर वो आपने कहा था कि Z1 Z2 कुछ भी सपोज कर लो, Z1 Z2 जो है ना कुछ भी सपोज कर लो, तो लेजेंड बच्चा पता है क्या करेगा, यहाँ पे Z1 Z2 कुछ और सपोज करे, यहाँ पे कुछ और कर लेगा। ओ भाई खुदारा, जब तक तुम्हारा क्वेश्चन एक ही है तो Z1 Z2 भी सेम रहेगा भाई। तुमने पूरे क्वेश्चन के लिए सपोज किया है ना, तो ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड पे तुम Z1 Z2 अलग सपोज करो, Z2 अगली राइट हैंड साइड के ऊपर Z1 Z2 अलग सपोज कर रहे हो। तो खुदारा ये वाली हरकत मत करिएगा भाई। कुछ भी सपोज कर सकते हो, जब मैंने कहा तो इसका मतलब कुछ भी कर सकते हो, मगर पूरे क्वेश्चन में वो कुछ भी रहना चाहिए, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, वरना क्वेश्चन आपका जो है ना अजीब ही अफलातून बन जाएगा। तो Z1 देखो हमने सपोज करा हुआ है 2 प्लस का 3 आयोटा, एंड Z2 हमने सपोज करा हुआ है 3 प्लस का 4 आयोटा। Z2 क्या सपोज करा हुआ है मेरा बेटा, 3 प्लस का 4 आयोटा। तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे भाई। सिंपल काम करना है, क्या करना है भाई, Z1 का अपना मॉडुलस ले लेना है। तो Z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 भैया, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 प्लस 9 बराबर होता है √13 के। ये हमारे पास आ गया Z1 की वैल्यू। अब Z2 की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। Z2 क्या कह रहा है, Z2 का मॉडुलस, तो Z2 का मॉडुलस क्या होगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि Z2 का मॉडुलस, मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको बहुत दफा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, सही ना मेरा बेटा। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, और 9 प्लस 16 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है √25 के, और √25 किसके बराबर होते हैं, 5 के। तो इस तरीके से मेरा बेटा हम लोगों ने देखो Z1 का मॉडुलस भी निकाल लिया, Z2 का मॉडुलस भी निकाल लिया। अब फाइनल काम पे जाएंगे। हमें राइट हैंड साइड पे करना है क्या था, गौर से देखो, हमें बेसिकली Z1 के मॉडुलस को Z2 के मॉडुलस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, Z1 के मॉडुलस को बेसिकली हमें Z2 के मॉडुलस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 को बेसिकली मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, √13 के साथ। क्लियर है मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये 5√13 बन जाएगा। तो अब जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, क्या यही आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे भी नहीं आया था। आपने वहां पे इतना मुश्किल काम किया, पहले आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करवाए फिर मॉडुलस लिया, यहाँ पे आपने डायरेक्टली दो मॉडुलस लेके उन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। तो क्या आपको पता है इससे पता क्या चलता है हमें, इससे पता चलता है कि भाई हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाओ फिर उनका मॉडुलस लो, ये हमेशा बराबर आएगा कि आप पहले इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस निकाल के उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, क्लियर है। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये वाला जो पार्ट नंबर 3 है बिल्कुल ये 5 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। अब जल्दी से तमाम के तमाम बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ तक की बात सबको पल्ले पड़ती है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जल्दी से मेरा बेटा तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, क्लियर है यहाँ तक की बात, नहीं क्लियर है। और वो तमाम बच्चे जो इसको यूट्यूब पे बाद में देखेंगे या देख रहे हैं, उनके लिए भी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन लाइव क्लासेस का हिस्सा बने, तो मेरा बेटा पर मंथ की फीस है 1200 रुपीज, और आप इन पर्टिकुलर क्लासेस का लाइव हिस्सा बन सकते हैं आफ्टर डिपॉजिटिंग द फीस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 0303 278
5025। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन पर्टिकुलर लाइव क्लासेस का हिस्सा बने, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जैस कैश या इजी पैसा कर सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट को, और फिर इसी नंबर के ऊपर ट्रांजेक्शन आईडी भी आप सेंड करेंगे। क्लियर है मेरा बेटा? तो फर्स्ट और सेकेंडरी क्लासेस के अंदर लाइव हिस्सा बन सकते हैं लाइव बैच का। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एक ही जैसे क्वेश्चन है, मगर पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 का ये तकरीबन एक ही चीज आ रही है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, किसका? एक्सरसाइज 1.2 का। कैसे सॉल्व होगा, क्या तरीकेकार होगा, क्या पैटर्न होगा, तमाम बातें आपको क्लियर कर देता हूं। मगर उस पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी बात सिखाऊंगा, और ये छोटी सी बात होती है एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बड़े मजे का टॉपिक होता है। क्या कहते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स। क्या नाम होता है मेरा बेटा इसका? एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्या नहीं होता, आइए और समझते हैं। मैं आपके सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं, मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं, x प्लस वाई आयोटा, यानी कि एक जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की z इज इक्वल टू एक्स प्लस का वाई आयोटा। मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मेरा बेटा एडिटिव इनवर्स कहते हैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों का साइन कन्वर्ट करने को। देखो बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मुझसे अगर तालीम हासिल कर रहे हो, मुझसे अगर मैथ्स पढ़ो, तो बेटा एक चीज की गारंटी दूंगा जिंदगी में, तुम्हारी मैथ्स हमेशा फेवरेट चीज बन जाएगी इंशाल्लाह। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स कहते हैं कभी भी तुम्हारे पास कोई भी टर्म लिखी हुई हो, अगर तुम्हें रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दोनों का साइन कन्वर्ट करना हो, तो ये एडिटिव इनवर्स है, दोनों का साइन कन्वर्ट करना। रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास कॉन्जुकेट क्या होता था? कॉन्जुकेट और एडिटिव इनवर्स को अक्सर बच्चा मिक्स कर देता है। कॉन्जुकेट था सिर्फ इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना, एडिटिव इनवर्स होता है दोनों टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव का एक्स, नेगेटिव का वाई आयोटा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी बात करूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली यही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कहता है एडिटिव इनवर्स बताओ। लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 प्लस का 5 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज के अंदर आएंगे, इसलिए मैंने एक साथ आपको जल्दी से करवा रहा हूँ। 3 प्लस 5 आयोटा कैसे सॉल्व करोगे भाई? सिंपल काम है, सिंपल काम है, बच्चे बच्चे करते हैं। मेरा बेटा कैसे करते हैं? सिंपल तरीके से क्या करोगे? 3 प्लस 5 आयोटा का सिंपल तरीका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा? माइनस का 3 माइनस का 5 आयोटा। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 कहता है कि भैया पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं हमसे कि 6 माइनस का 5 आयोटा। क्या कह रहे हैं? 6 माइनस का 5 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स का मतलब दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट कर देना, माइनस का 6 प्लस का 5 आयोटा। सही है। फिर कह रहे हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 का कह रहा है 11,0। इसका एडिटिव इनवर्स, मेरा बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यानी कि दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट कर देना। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 11, और जीरो का साइन कन्वर्ट करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी रहने दिया, नॉर्मल फॉर्म में इसके ये बन जाएगा नेगेटिव का 11 प्लस का 0 आयोटा। भाई नेगेटिव करो प्लस का 0 या प्लस में करो 0, बात एक ही होती है। जीरो के साथ कुछ भी हो, जीरो को फर्क नहीं पड़ता, जीरो मासूम आदमी है, यानी कि नेगेटिव का 11 ही होगा। अच्छा पार्ट नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है? 2 डिवाइडेड बाई 3,6, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई और एडिटिव इनवर्स होता ही क्या है? एडिटिव इनवर्स मेरा बेटा कहते हैं दोनों टर्म्स के साइन कन्वर्ट करने को। इट विल बिकम नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा नेगेटिव का 6, तो कोई भी उठा लो आप। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा बेटा? कि आपसे कहा जा रहा है ये है 8 डिवाइडेड बाई 9 कॉमा माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा मेरा बेटा? ये होगा दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट करना, माइनस का 8/9 प्लस का 4/5, ये इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर है भाई? इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर 6 क्या होगा मेरा बेटा? ये आपको गिवन है 0,3/8। एडिटिव इनवर्स का मतलब दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट करना। तो भाई प्लस का 0 है, नेगेटिव का 0 हो नहीं सकता, 0 0 ही रहता है, क्योंकि हाँ ये यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 3/8 है, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 3/8। तो भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है? दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट करना इज बेसिकली एडिटिव इनवर्स। बहुत बेसिक सी चीज है यार, बुनियादी सी बात है, ये एमसीक्यूज के अंदर आती है। अच्छा अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, तो अब फाइनली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मगर उस पर जाने से पहले एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और ये कहलाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा एडिटिव इनवर्स, अब आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो भैया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको भी जल्दी से देख लेंगे। परेशान होने की टॉपिक ही नहीं है भाई। किसके ऊपर मूव करेंगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के ऊपर। सबको यहां तक की बात क्लियर?
हाँ भाई, तो अब किस पे मूव करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। तो मेरा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आइए जल्दी से उसको गौर कर लेते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। फाइनली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या चीज? भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर समझना है ना, तो अगेन एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा मेरा प्यारा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। आपके पास ये क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। आपसे कहा जाता है, आपसे कहा जाता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने क्या काम करना है, आपने बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, एक वाहिद फॉर्मूला प्रॉपर्टीज के अंदर। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला है? कि सबसे पहले आप हमेशा, हमेशा कभी भी जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, इसको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे लिखोगे। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। कभी भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हो, तो हमेशा ये पहले ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे। पहले हमेशा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ये फॉर्मूला कहता है कि एक्स वाली यानी कि रियल पार्ट को एज इट इज लिखो, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। फिर कॉमे का कॉमा एज इट इज आता है, कॉमे का कॉमा एज इट इज आता है। सही है। ये नेगेटिव साइन होता है किसका? फॉर्मूले का। ये नेगेटिव साइन होता है फॉर्मूले का। ओके। फिर क्या करोगे मेरा बेटा? वाई वाली टर्म को एज इट इज लिखोगे। वाई वाली टर्म का मतलब यानी कि इमेजनरी पार्ट, और इमेज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आयोटा नहीं होता मेरा बेटा, तो इसमें आयोटा नहीं लिखा जाएगा, पहले बता रहा हूं। इसलिए मैंने क्या कहा, पहले ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? अगेन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये आपको हिफ्ज होना चाहिए बेटा। एमसीक्यूज के अंदर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो बात समझते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है भाई 3 + 5 आयोटा है, बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। क्या कह रहे हैं? बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार। क्या करोगे? पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे कन्वर्ट कर दो, 3,5 बन गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इजीली ले लो। ये 3 का 3 एज इट इज, रियल पार्ट को एज इट इज लिखना है। डिवीजन में 3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी टर्म का स्क्वायर, कॉमा का कॉमा। ये नेगेटिव साइन होता है फॉर्मूले का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अपने फॉर्मूले का होता है। फिर सिंपल इमेजनरी टर्म को लिखूंगा, और अगेन डिवीजन में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सिंपल इज दैट। तो क्या बन गया? ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा? आई गेस 34। 25 प्लस 9, हाँ सिंपल तरीके से 34, सॉरी 34 हो गया। नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अगेन 34। तो आपके पास सिंपल 3 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ये होगा। क्या कहा मैंने भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे। उसके बाद रियल पार्ट को लिखोगे। देखो एक्स वाली टर्म रियल पार्ट को लिखा, डिवीजन में रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी टर्म का स्क्वायर, कॉमा का कॉमा एज इट इज, माइनस साइन ये फॉर्मूले का होता है। फिर सिंपली इमेजनरी टर्म को लिखोगे, अगेन डिवीजन में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी टर्म का स्क्वायर, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, परेशान क्यों होते हो भाई। लेट सपोज मुझसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 के अंदर सिर्फ 8 आयोटा गिवन है। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट में से कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे जीरो है ना भाई। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? 0,8 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? भाई देखो रियल पार्ट का रियल पार्ट एज लिखा जाएगा, डिवीजन में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, कॉमा का कॉमा। सही है। फिर माइनस का साइन यहाँ पे फॉर्मूले का होता है। फिर इमेजनरी टर्म का इमेजनरी टर्म लिखा डिवीजन में, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सही है ना? ये वाली टर्म भाई एक्स है, ये वाली टर्म वाई है, नॉर्मल सी बात है ना। तो क्या बन जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा? देखो दुनिया में कोई भी टर्म 0 से डिवाइड होती है तो आंसर 0 ही रहता है, 0 कॉमा नेगेटिव का 8 एज इट इज, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 1 8, 8 इज 64, नॉर्मल सी बात है, सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 कॉमा नेगेटिव का 1/8। ये इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि 8 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ये होगा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा, बहुत आसान चीज है। आइए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 और से देखिएगा। अब कह रहे हैं कि लेट सपोज तुम्हारे पास है 10,4। इसको देखो भाई, जिस जिस बच्चे को भी मसला हो रहा है इसको देखो, 10,4। अच्छा भाई इसने आसानी कर दी हमारे लिए, पहली हमें ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दे दिया। तो भाई फर्स्ट टर्म को हम रियल पार्ट कहते हैं, दूसरी टर्म को क्या कहते हैं? ये हमसे कहते हैं कि भैया सिंपल तरीके से इमेजनरी टर्म।
फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, रियल पार्ट, सेकंड टर्म को क्या कहते हैं, इमेजनरी पार्ट। तो मेरा बेटा हीरा थोड़ा सा गौर से समझे, बात समझ में आएगी आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखो, ये आपको सिंपल आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी, रियल पार्ट, सेकंड टर्म क्या होती है, इमेजनरी पार्ट। भाई ये फॉर्मूला है, आपने कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कॉमा नेगेटिव का वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। भाई फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। क्लियर है मेरा बेटा, ये सिर्फ फॉर्मूला है। यानी कि क्या करना है भाई, एक्स का यहाँ पे देखो 10 है, 10 का 10 डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर, कॉमा का कॉमा इट इज। ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, वाई की वैल्यू क्या है 4। भाई फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले में डालने, और नीचे क्या हो जाएगा अगेन एक्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस वाई यानी कि 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 10 का 10 ऊपर रेडिस रहेगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 100 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 116 नीचे बन गया, कॉमा का कॉमा नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय अगेन 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 116 बन जाएगा। चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपका आंसर होगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 116 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/58। क्या बन जाएगा, 5/58 कॉमा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4/116। ये हो जाएगा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, नेगेटिव का 1/29। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। भाई ये बहुत आसान टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एमसीक्यूज में आने वाला टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। क्या 4 का पार्ट नंबर 4, भाई सिंपल फॉर्मूले में डालना है यार। अब ये क्या है 12, -7। देखो हमें पहली कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। भाई देखो पहली ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है, वेरी गुड, हमारी आसानी हो गई। पहली वाली टर्म एक्स होती है, दूसरी वाली टर्म वाई होती है। आप लोगों को बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा मेरा बेटा, फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कॉमा नेगेटिव का साइन ये फॉर्मूले का होता है, वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा, आपने कुछ भी नहीं करना, चीजों को फॉर्मूले में पुट करना है। भाई क्या मसला है इसके अंदर मेरा बेटा, देखो भाई एक्स की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये -7 है यहाँ पे, सही है ना। तो -7 का स्क्वायर प्लस का, क्योंकि स्क्वायर -7 को वैसे ही खत्म कर देगा, तो 7 का स्क्वायर ही बन जाएगा, ये सही है ना मेरा बेटा। कॉमे का कॉमा, फिर क्या है नेगेटिव। देखो अब यहाँ पे असल चीज आ रही है, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। नेगेटिव का साइन ये फॉर्मूले का होता है एज इट इज। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -7 है, तो ये एज इट इज लिख दी जाएगी, सही है ना मेरा बेटा। नीचे डिवीजन में क्या है अगेन 12 का स्क्वायर प्लस, चूंकि y की वैल्यू -7 है और ऊपर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर नेगेटिव टर्म को वैसे ही एंड कर देगा यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर प्लस में लिख देते हैं। क्या बन गया मेरा बेटा, 12 का 12 एज इट इज, 12 का स्क्वायर इज 144 और 7 का स्क्वायर इज 49, माइनस माइनस प्लस का 7, अगेन 12 का स्क्वायर इज 114 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, सही है ना भैया। तो क्या बन गया मेरा बेटा, ये हो गया सिंपल तरीके से 12 का 12, 144 प्लस का 49 किसके बराबर आ जाएगा, ये सिंपल तरीके से आ जाएगा 193 के, और 7 का 7 एज इट इज 144 प्लस का 49 आ जाएगा बराबर 193 के। तो ये आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ भाई, अब बात पल्ले पड़ती है किसी बच्चे को कोई मसला, भाई सिंपल सी चीज है आपके पास, सिंपल सी चीज है। आपने कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है भाई, फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करना है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 आपका होमवर्क है 4 का, पार्ट नंबर 6 मैं करवा देता हूँ भाई, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पार्ट नंबर 6, और तो बहुत आसान है यार, कोई मसले की चीज नहीं है उसके अंदर भी मेरा बेटा। अच्छा बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना, आपने राउंड ब्रैकेट यूज करना होता है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा, कोई मसले की बात नहीं, मैं बार बार लिख रहा हूँ ऑब्वियसली यूज हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप लिखते हो जब इसको, तो आप राउंड ब्रैकेट में लिखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेंबर दिस थिंग, राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। देखो भाई क्या कह रहे हैं पार्ट नंबर 6 के अंदर, 0 कॉमा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा भाई, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहले गिवन है, मेरे लिए आसानी करी हुई है। फर्स्ट टर्म को x कहते हैं, सेकंड टर्म को y कहते हैं, सिंप्लीफाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा देखो, रियल पार्ट को रियल पार्ट लिखा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, सही है ना मेरा बेटा, कॉमा का कॉमा, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, सिंपल इमेजनरी टर्म को लिखा, इमेजनरी पार्ट को लिख दिया। नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, सही है ना भाई। ये इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला आ गया। देखो भाई, जीरो से कोई भी टर्म डिवाइड हो, जीरो जीरो ही रह जाता है। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे क्या होगा भाई, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है,
और 3 का स्क्वायर विल भी, देखो नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव कर देगी इसको, तो नेगेटिव का 3/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपलीफाई हो गया आपके पास, अल्लाह भला करे। प्लस का 9/4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9/16 हो गया, सही है ना भाई। तो 0,3/4/9/16। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाती है मेरा बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 16/9। तो 4 4 16 एंड 3 1 3, 3 3 9। तो फाइनली आपके पास इस क्वेश्चन का जो आपके पास पर्टिकुलरली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो ये आ रहा होगा, यानी कि 0, -3/4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइनली क्या होगा, 0,4/3। मैंने ये सारे के सारे स्टेप जो करे बेटा, मेरी बेसिक मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर है, क्योंकि मैं आईबी वगैरह का बैचेस पढ़ा रहे थे, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो मैंने कैलकुलेटर के बगैर ही करे हुए हैं। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप यहां से भी चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल दो, अगर ये एमसीक्यूज में आ रहा है तो आप सिंपल तरीके सिंप्लीफाई कर दोगे। बट मैं एक एक स्टेप बच्चे को करके दिखाता हूँ, क्योंकि भाई मैं समझता हूँ जो इंटर का बच्चा होता है वो इंतहाई नालायक होता है कैलकुलेटर ना चलाने के मामले के अंदर। वो हर चीज कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं अपने क्लासेस के अंदर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक एक चीज करके दिखाता हूँ कि भाई कैलकुलेटर के बगैर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, कल को जिंदगी आपको मौका देगी, चाहे वो फास्ट हो पाकिस्तान की बेस्ट कंप्यूटर रिलेटेड यूनिवर्सिटी, चाहे वो नस्ट हो पाकिस्तान की बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, चाहे वो आईबीए हो या लम्स हो पाकिस्तान की बेस्ट बिजनेस यूनिवर्सिटीज, इन तमाम यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आपको कैलकुलेटर के बगैर की मैथ्स भी प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स अच्छी होगी, जिंदगी में हर जगह आसानी होगी। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक फिर आपकी क्लास में मंतक जहाँ पे पहुंचाता हूँ। एक चीज अपने जहन में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको दो ही क्वेश्चन उसमें गिवन है, दो ही पार्ट्स आपको गिवन है। या बाकी पार्ट्स प्रिंट नहीं हुए माशाल्लाह से। दो पार्ट्स आपको यहाँ पे गिवन है, एक गिवन है 2,3 और दूसरा गिवन है -4,5। आपसे कहा जाता है कि भाई सिंपल तरीके से इसका एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इनवर्स निकालने में आपको सिखा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना भी सिखा दिया है। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट आ रहा है -4,5, इसका भी आपको एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 5 तक की एक्सरसाइज 1.2 को अपने मंतक के अंजाम पे पहुंचा दिया इंशाल्लाह। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आज की क्लास हमने उनसे कवर अप किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, ये आपका पर्टिकुलर होमवर्क है, बहुत ही छोटा सा और आसान सा होमवर्क है आपका। और जो तमाम बच्चे मेरे ऑनलाइन बैच के शामिल हैं, तो भाई आप लोगों ने ग्रुप के ऊपर अपने होमवर्क को आज रात 12 बजे से पहले पहले सेंड कर देना है, ताकि मैं उसको चेक कर लूं कि आपने होमवर्क सही किया या गलत करा है। तो वो तमाम बच्चे जो भी ग्रुप में शामिल हैं, उनको यही फायदा है कि उनको ना सिर्फ वो क्लासेस ले सकते हैं, बल्कि ऑब्वियसली वो टेस्ट और एमसीक्यूज टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह सब उनको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। और जो भी क्लास की पीडीएफ होगी वो भी ऑब्वियसली उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो कोई नया बच्चा है इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर अपने पास जैस कैश या इजी पैसा करके फीस को, रिक्वायर्ड अमाउंट को इस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। तो जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग।